हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नया क्लास शुरू करने जा रहे हैं। साइंस की क्लास बेसिक से हम एडवांस पढ़ाएंगे आपको। आप अगर अभी तक साइंस कहीं नहीं पढ़ी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए साइंस जो है ना, SCIENCE साइंस यानी कि विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत तीन शाखा होते हैं। साइंस के अंतर्गत तीन शाखाएं होती हैं। एक है जीव विज्ञान, और एक भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान। तो तीन शाखा होता है ना विज्ञान का। जीव यानी कि बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, और केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो साइंस क्या हो जाता है, सबसे पहले बायोलॉजी बायोलॉजी और दूसरा है फिजिक्स फिजिक्स और तीसरा है केमिस्ट्री केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री। साइंस थ्री पार्ट में डिवाइड किया हमने। एक बायोलॉजी वाला पार्ट जिसमें हमें जीवों के बारे में पढ़ना है, जीव कैसे खाना खाते हैं, कैसे पचाते हैं, ये सब बारे में। और उसके बाद फिजिक्स भौतिक, हमारे संसार में क्या हो रहा है, कि प्रकाश क्या है, ये गति क्या है, ये सब फिजिक्स में पढ़ेंगे। और तीसरा है केमिस्ट्री की रसायन। इसमें रसायन से संबंधित जितनी भी चीज होती है, जैसे दवाएं ववाएं, कैसे क्या बनता है, सोडियम, ये सब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री हम जो आपको क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो बायोलॉजी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। बायोलॉजी आज से हम पढ़ाएंगे आपको बेसिक से एडवांस। ठीक है। तो बायोलॉजी के पहले फादर जान लेते हैं। बायोलॉजी के फादर कौन है। बायोलॉजी के फादर है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी फादर कौन है? अरस्तु। अरस्तु का स्पेलिंग जो लिखा जाता है थोड़ा सा देख लीजिए, टेढ़ा लिखा जाता है। अरिस्टोटल पढ़ते हैं इसको। स्पेलिंग आप देख के कहेंगे कि अरिस्टोटल है, लेकिन उनको शॉर्ट फॉर्म में अरस्तु ही कहा जाता है। इनका स्पेलिंग इनके नाम का तो देख लीजिए, ARISTOTLE, अरिस्टोटल, लेकिन हम अरस्तु कहते हैं। और फिजिक्स के जो पिता है वो गैलीलियो और न्यूटन को माना जाता है। गैलीलियो और न्यूटन हमने इस पिछले क्लास में आपको बता दिया है कि सभी सब्जेक्ट के नाम और उसके फादर का नाम हमने सिखा चुका है आपको। फिजिक्स के कौन है? गैलीलियो और न्यूटन। और अल्बर्ट आइंस्टीन भी होते हैं इनके। अब केमिस्ट्री के लेवोसियर। कौन है केमिस्ट्री के? लेवोसियर। केमिस्ट्री कौन है? लेवोसियर। लेवोसियर। फिजिक्स बता दिए नहीं, न्यूटन गैलीलियो। और आधुनिक के हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजी की क्लास अब चलेंगे। बायोलॉजी का पहला क्लास हम लेने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी क्लास को। लॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी। बायो माने जीव, बायो माने जीव, और लॉजी माने विज्ञान। कहीं पर लॉजी लगता है उसका मतलब विज्ञान। तो जीव विज्ञान इसका मतलब है जीवों के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान है। जीवों के जीव में कौन? केवल हम ही लोग नहीं है जीव, जीव पेड़ पौधे भी हैं। तो इसीलिए एक वे होते हैं जंतु वाले, हम लोग जंतु में आते हैं, और पेड़ पौधे वनस्पति में आते हैं। तो बायोलॉजी को दो भागों में बांटा जा रहा है। जंतु विज्ञान, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान ना। बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि जंतु को पढ़ना अलग तरीके, क्योंकि जंतु सबके पास पैर हाथ होते हैं जंतु के पास ना, लेकिन पेड़ के पास ऐसा नहीं होता है। तो हम जंतु वाले को अलग पढ़ेंगे, जूलॉजी जिसको बोलेंगे। जंतु का अध्ययन जूलॉजी कहलाएगा। जिसमें जंतु का अध्ययन करेंगे वो जूलॉजी कहलाएगा। और जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे वो बॉटनी कहलाएगा, जिसको हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी देखिए, बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। लेकिन अरस्तु जी जो थे ये सिकंदर जी के गुरु, देखा, सिकंदर महान के गुरु थे अरस्तु जी। अरस्तु जी बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। ये जंतु विज्ञान पर काम ज्यादा किया इन्होंने, जंतु विज्ञान पर। इसीलिए बायोलॉजी पिता तो अरस्तु कहे ही जाएंगे, लेकिन अगर जंतु विज्ञान के पूछेंगे तब भी अरस्तु कहेंगे। जंतु विज्ञान के ही अरस्तु रहेंगे। लेकिन बॉटनी का अध्ययन इन्होंने छोड़ दिया अरस्तु जी ने। तो बॉटनी का अध्ययन इन्होंने थियोफ्रेस्टस ने किया था। कौन किया था? वनस्पति विज्ञान का अध्ययन थियोफ्रेस्टस ने किया था। तो इनका फादर थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के फादर थियोफ्रेस्टस है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पहले बात करते हैं अब विज्ञान की। चलिए इसी में देखते हैं। देखिए हमें जीव विज्ञान पढ़ना है ना, जीव विज्ञान पढ़ना है। अब इनकी हमको पहले बॉडी के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना, जंतु के भी और पौधों के भी। तो सबसे छोटी इकाई किसी भी शरीर में, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका, जिसको हम सेल कहते हैं। सेल से यानी कि कोशिका।
सबसे छोटी इकाई कोशिका यानी कि सेल। और सेल 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 जब मिलते हैं ना, सेल 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 इतना छोटा चीज है जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। और जब सेल सेल जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको जब मिलकर मिलते हैं तो बनता है ऊतक, जिसको हम टिश्यू कहते हैं इंग्लिश में। टिश्यू, हिंदी में ऊतक। ऊतक। और टिश्यू को जब हम जोड़ते हैं, ढेर सारे टिश्यू को अगर मिलाएंगे ऊतकों को, तो जाके अंग बनेगा, ऑर्गन। ऑर्गन यानी कि अंग बनेगा। आर्गन बनेगा, जैसे हमारा किडनी एक आर्गन है, हमारा और भी सब, मतलब फेफड़ा उफड़ा, ये सब क्या है, आर्गन है। अब ढेर सारे आर्गन मिल जाएंगे ना, तो सिस्टम बन जाएगा। जैसे खाने पचाने के लिए बहुत सारे अंग काम करते हैं ना, जैसे हमारा मुख हो गया, और नीचे जाएंगे तो हमारा पाचन तंत्र में अमाशय सब है, ये सब अंग है। और अंग जब मिल गए तो पाचन तंत्र मिल गए। पाचन तंत्र यानी कि ऑर्गन मिलके क्या हो जाता, सिस्टम। क्या हो जाता, सिस्टम यानी कि तंत्र। और सिस्टम सिस्टम मिलकर हमारा पूरा बॉडी बन जाता है। पूरा सिस्टम सिस्टम मिलकर के क्या बन जाता है, बॉडी बन जाता है हमारा। सबसे छोटी इकाई, क्वेश्चन पूछता शरीर की सबसे छोटी इकाई तो सेल्स यानी कि कोशिका, उससे बड़ी टिश्यू, उससे बड़ी ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर के सिस्टम, सिस्टम से मिलकर के बॉडी। ओके, आशा करते हैं समझ में आएगा, इतना नोट कर लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सके। अब सबसे छोटी इकाई हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल्स के बारे में। चलिए सेल्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया है, बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेल्स। सेल्स यानी कि कोशिका। अब जब कोशिका की बात हो गई, हमने आपको बता दिया कोशिका इतनी छोटी होती है जिन्हें हम अपनी आंखों से भी नहीं देख पाते हैं। तो कोशिका जो है, इसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका के बारे में पता लगाया। लेकिन रॉबर्ट हुक जी ने जो कोशिका खोजा था, वो कोशिका जिंदा जीवित कोशिका नहीं था, वो मृत कोशिका था। क्या था, मृत कोशिका था। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था वो नॉन लिविंग था, मृत कोशिका था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले, मतलब रॉबर्ट हुक ने ही खोजना चालू कर दिया, खोज दिया किसको, कोशिका को। अब रॉबर्ट हुक जी मृत कोशिका को खोज दिए। इसके बाद एक आदमी थे, ल्यूवेनहॉक। कौन थे, ल्यूवेनहॉक। इनका नाम है ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। किसकी, जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, ल्यूवेनहॉक जी ने जीवित कोशिका की खोज की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है। ठीक है, तो सब जीवों में, अगर हम पूरे जीवों की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है ना, माइकोप्लाज्मा में होती है। माइकोप्लाज्मा एक जीव है, पूरे जीवों में सबसे छोटी, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा एक जीव है। इसका नाम माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका इसी की होती है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में होती है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका, आपने शुतुरमुर्ग का अंडा देखा होगा कि सबसे बड़ी अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, 2 किलो का होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की ही सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अंडे की, किसकी, अंडे की, किसके, शुतुरमुर्ग के। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका अगर कहीं पर होती है तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, लगभग, जो कि शुतुरमुर्ग के पूरे अंडा तो 2 किलो का होता है, उससे उधर उससे बड़ा तो किसी का अंडा होता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मानव के बारे में। मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कहां पर होती है, मानव, मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो कहां पर होती है, स्पर्म में। ठीक है, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है स्पर्म में होती है। स्पर्म आप लोग जानते हैं शुक्राणु को कहते हैं, शुक्राणु, जो कि जन्म के समय काम में आता है। ये लड़कों में होता है, स्पर्म लड़कों में होता है
मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव की बात हो रही है, यानी कि लड़के लड़की दोनों, यानी कि पुरुष स्त्री दोनों की बात हो रही है। तो सबसे छोटी कोशिका मानव में स्पर्म में होता है, स्पर्म में, शुक्राणु में। और सबसे बड़ी कोशिका मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ना मानव में, वो लेडीज में होती है, अंडाणु में, यानी कि ओवम में, ओवम में, ठीक है, ओवम में होती है, जिसको अंडाणु बोलते हैं। ये लेडीज यानी कि स्त्रियों में पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका पुरुष में, जिनकी स्पर्म में पाया जाता है। और सबसे छोटी बड़ी कोशिका जो होती है, बड़ी कोशिका, वो स्त्रियों में, ओवम में, अंडाणु में पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका। देखो बड़ी और लंबी में फर्क होता है। तो सबसे लंबी, मानव में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारी न्यूरॉन सिस्टम में होता है, न्यूरॉन में, ठीक है। न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका में जी, तंत्रिका जहां हमारा दिमाग में सबसे छोटी कोशिका होती है। हमने क्या सीखा अभी तक कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। और अगर मानव की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका पुरुषों के स्पर्म में होती है, मानव के पुरुषों के स्पर्म में होती है, शुक्राणु में। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु में, लेडीज के अंडाणु में होती है। और लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका में होती है, हमारे दिमाग में, ठीक है, सबसे लंबी। अब हम बात करेंगे ना, देखिए हमारा कोशिका, मान लीजिए कहीं पर हमारा कोशिका खराब हो गया, कहीं पर मान लीजिए चोट हमको लग गया, तो चोट को कवर करता है ना कोई। चोट अगर कहीं लग गया, मान लीजिए हमारा हाथ कट गया, तो उसके ऊपर फिर चमड़ा आ जाता है कि नहीं, आ जाता है ना। तो क्यों आता है? ये पुनर्निर्माण कोशिका विभाजन से आता है। किससे आता है? कोशिका विभाजन से। पुनर्निर्माण कैसा होता है? कोशिका विभाजन से। पुनर्निर्माण कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, पुनर्निर्माण कोशिका विभाजन। अगर हमारे अंदर पुनर्निर्माण कोशिका विभाजन ना, विभाजन माने तो फैलाव, अगर कोशिका का विभाजन ना होता तो हमारे कटा हुआ फिर ठीक ही नहीं होता कभी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सबसे तेज पुनर्निर्माण कहां पर होता है और सबसे कम कहां पर होता है। तो सबसे तेज जो होता है ना, सबसे तेज जो कोशिका विभाजन का पुनर्निर्माण बनने की प्रक्रिया है वो लीवर में होता है। कहां पर होता है? लीवर में। और सबसे कम, कम कह लो या नहीं कह लो, या नहीं ही होता है विभाजन, बहुत कम या नहीं कह लो, नगण्य होता है ना, वो हमारे मस्तिष्क में यानी कि तंत्र में, तंत्रिका में होता है, दिमाग में, ठीक है। सबसे तेज यानी कि अगर लीवर पे चोट लग जाए तो बहुत तेज से कवर हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं तंत्रिका में चोट, दिमाग पे कहीं चोट लग जाए ना, तो फिर खत्म कहानी। अब देखिए सबसे तेज, आप लोग जान गए हैं कि सबसे तेज पुनर्निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। कहां पर होता है? लीवर में। तो लीवर में जब सबसे तेज पुनर्निर्माण होता है तो आप लोग ना, कोई आपको चाकू मारने आए तो क्या कहिए कि आप यहां मत मारिए। देखिए लीवर हमारे दाहिने साइड में होता है, तो आप कोई चाकू मारे तो कहिए इधर मारो, इधर, इधर हमारा बहुत तेज पुनर्निर्माण कोशिका विभाजन होता है। तो इधर अगर कोई चाकू आपको मार देता है ना, तो आप बच सकते हैं, क्योंकि इधर क्या है? लीवर है, और लीवर में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। इसलिए कोई चाकू मारे तो इधर मत मरवाइए, कहिए इधर मारिए, ठीक है, इधर, ओके। और दिमाग में तो बिल्कुल नहीं चोट खाना है आपको, क्योंकि उसका कोशिका विभाजन बिल्कुल होता ही नहीं है या कम होता है। इतना बात समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अब इसके बाद अब जो हम पढ़ेंगे ना कोशिका के, देखो कोशिका को तो हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। अब कोशिका को हम देखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप की इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप वह यंत्र है जिस कुछ किसी छोटी चीज को ना हम बहुत बड़ा करके आकार में देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो मान लीजिए एक हमारा, हमने सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से किसी कोशिका को मशीन के नीचे रखा, और मशीन पर रखने पर ना कोशिका हमको इतना बड़ा दिखाई दिया, जिसको कोशिका झिल्ली हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली में हमने देखा कि कोशिका, जब मशीन में हमने रखा ना, तो उसको देखा कि कोशिका झिल्ली ये है। उसके बाद उसके अंदर भी हमको दिखा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या दिखा? माइटोकॉन्ड्रिया। उस कोशिका झिल्ली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही हमें ऊर्जा, हमारे शरीर में ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा का संग्राहक है यही।
माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारे शरीर में ऊर्जा को इकट्ठा करता है। मान लीजिए जो भी हम खाते पीते हैं ना, तो वो कौन इकट्ठा करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा बनाने वाला तो माइटोकॉन्ड्रिया पूरे शरीर में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो हमारे अंदर, मान लीजिए हम खाना खा लिए, हम किसी दिन खाना भी नहीं खाते तभी हम काम कर लेते, कैसे? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में इकट्ठा करके रखा है ऊर्जा को, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, यम हम बनाए हैं, इसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा संग्रहण करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है, लिख लेते हैं, ऊर्जा बनाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो ये देख रहा था आदमी ना, कोशिका झिल्ली को, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया था अल्टमैन ने। किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया था, खोज अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन ने किया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता? ऊर्जा बनाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना होता तो हम काम नहीं कर पाते, ठीक है। को अगर हमने और जूम करके देखा तो माइटोकॉन्ड्रिया, हम यहाँ पर जूम करते उसको, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना ऐसे ऐसे क्रेब साइकिल बने थे। क्या बने थे? क्रेब साइकिल बने थे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइकिल बने थे, क्रेब साइकिल, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं? क्रेब साइकिल। क्रेब्स साइकिल्स, क्रेब्स साइकिल। और आगे जो है, इसी में जो हम लोग देखिए, हमारा खून, हमारा फेफड़ा पंप करके सब जगह पहुंचाता ना रक्त को, तो रक्त में ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन को ना यही क्रेब्स साइकिल रोक लेता है। ऑक्सीजन जैसे आया, खून लेकर आया, उसका दे दो, हमको ऑक्सीजन दे दो, कौन को मांग लेता है? क्रेब्स साइकिल ही। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल ऑक्सीजन को रख लेता है, ठीक है। इसलिए इसमें ऑक्सीशन होता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन इसमें रहता है, ठीक है। और यही माइटोकॉन्ड्रिया कितना ऊर्जा बनाता है? 38 ATP ऊर्जा बनाता है, ठीक है। कितना ऊर्जा? 38 ATP ऊर्जा का जो हम नापते हैं, ATP होता है। ATP का फुल फॉर्म जान लीजिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फास्फेट है, ठीक है। फास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म पूछता है पेपर में कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। और 38 एटीपी को अगर ग्लूकोज कहें तो एक ग्लूकोज ही तो हमारा ऊर्जा होता है। देखिए कभी कभी हम लोग को जब ताकत नहीं लगता तो हम लोग ग्लूकोज चढ़ाते हैं, क्या करने के लिए? हमको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो 38 एटीपी को एक ग्लूकोज कहते हैं। और एक ग्लूकोज में कितना ऊर्जा होता है? 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है। KCl, ठीक है। इतना कैलोरी इसमें ऊर्जा होता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। कोशिका का पुनर्निर्माण सबसे तेज लीवर में, सबसे कम दिमाग में। माइटोकॉन्ड्रिया जब जूम करके देखा, कोशिका झिल्ली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दिखा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। इसलिए क्वेश्चन पूछता पावर हाउस कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जूम किया हमने तो क्रेब्स साइकिल था, इसी में ऑक्सीजन आके रुक जाता है और 38 एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा बनता है, यानी कि एक ग्लूकोज, और एक ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है, ठीक है। आगे बढ़े हम। आगे बढ़ते हैं। मरी कोशिका जानते हैं ना, जो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था, मरी हुई कोशिका का मृत कह लेते हैं। मृत कोशिका का जो नाम होता है, मृत कोशिका को, इसको नेक्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। मृत कोशिका को नेक्रोसिस कहते हैं। जैसे हमारे नाखून में, नाखून देख रहे हैं ना, नाखून, इसमें मृत कोशिका होता है, इसीलिए इसको काटने पर हमको दर्द होता है क्या? नहीं होता है। तो मरी हुई कोशिका को नेक्रोसिस कहते हैं। जैसे कि नाखून, जैसे नाखून, नाखून में नेक्रोसिस कोशिका पाया जाता है, ठीक है। नेक्रोसिस यानी कि मरी हुई कोशिका पाई जाती है। तो आगे हम बढ़ते हैं।
ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में हमने आपको क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया था ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। देखिए लेकिन आप देख रहे हैं हमारे शरीर में सभी जगह कोशिका है ना, क्योंकि सबसे छोटी इकाई कोशिका, ये तो कोशिका सभी जगह रहेंगी। कोशिका कोशिका मिलकर ऊतक बनाएंगे। तो मान लीजिए हम ऊर्जा तो सारी जगह का माइटोकॉन्ड्रिया बनाना, सारे शरीर में सभी जगह कोशिकाएं हैं, तो सारे जगह ऊर्जा बन रहा है। तो लेकिन हमको सारी जगह तो हम काम नहीं ले रहे हैं ना। मान लीजिए हाथ से काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ की ऊर्जा खत्म हो रही है, और मान लीजिए हमारे पीछे जो ऊर्जा बन रहा होगा तो ऊर्जा हाथ के पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो वही ऊर्जा को ट्रांसफर करने के लिए ना, मान लीजिए पीछे का कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया हमको ऊर्जा देना चाहता तो कैसा देगा, वो खाली ऊर्जा बनाने का काम इसका है, ठीक है। तो देने का काम एक और होता है जिसका नाम है गाल्जी बॉडी। जी से हम लिख रहे हैं, इसका नाम है क्या, गाल्जी बॉडी। यहाँ पर लिख रहे हैं गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी ना क्या करता है, ऊर्जा का स्थानांतरण, ट्रांसफर करता है, कि एक जगह की ऊर्जा को दूसरी जगह भेजता है। इसको काम क्या है, ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का स्थानांतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, किसका काम होता है, गाल्जी बॉडी का। किसका काम होता है, गाल्जी बॉडी का, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। गाल्जी बॉडी समझ में आ गया। ऊर्जा जो बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे खोज अल्टमैन ने की थी, उसकी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करता है, ठीक है। और अभी हमने आपको एक चीज बताया था कि सर, आपने बताया था कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका खराब हो जाता है तो नया कोशिका आ जाता है, जैसे चोट लगने पर चमड़ा आ जाता है। तो उस कोशिका विभाजन का जो काम करता है ना, वो है सेंड्रोसोम। सी से हम इसको दर्शा रहे हैं, सी का नाम है सेंड्रोसोम। सेंड्रोसोम, यही हमारे अंदर कोशिका का विभाजन पुनर्निर्माण करता। अगर यही ना होता सेंड्रोसोम, तो हमारे अंदर कोशिका का विभाजन नहीं हो पाता। तो सेंड्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका का विभाजन करता है, ठीक है। सेंड्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। अब सर देखिए, कोई भी चीज, अगर कोई चीज खड़ा रह रहा है तो उसके लिए कंकाल जरूरी है कि नहीं। जैसे हम लोग खड़ा है तो हमारे अंदर कंकाल है, तभी हम खड़े हो पा रहे हैं। तो कोशिका को भी ना अपनी स्थिति में बने रहने के लिए कंकाल होता है। तो इसका कंकाल जो है ऐसे रहता है कंकाल, ठीक है। एक कोशिका का हम कंकाल बना रहे हैं। कोशिका के कंकाल को, कंकाल का काम करता है, कोशिका के कंकाल का काम करता है। कंकाल का काम, उसका जो नाम है ना, उसका नाम है ER। क्या नाम है, ER। कोशिका के कंकाल का काम कौन करता है, ER। ER का सर फुल फॉर्म बता दीजिए, तो बता देते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम कोशिका में कंकाल का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आशा करते इतना समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पर ना एक ऐसे रफ वाला एरिया होता है, ऐसे थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का एरिया होता है। जो खुरदुरा होता है ना, जो खुरदुरा वाला एरिया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन कौन बनाता है, जो जो ये हमारा खुरदुरा है ना, रफ है, क्या रफ को खुरदुरा बोलते हैं। रफ को, रफ जो होता है ना, इसको राइबोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन। देखिए ये जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें एक है खुरदुरा खुरदुरा टाइप का, इसको रफ है ना, तो इसे राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि प्रोटीन, हमारे शरीर में प्रोटीन कौन बनाता है, तो राइबोसोम। कौन बनाता है, राइबोसोम। और देखिए एक तरफ चिकना वाला पार्ट है ना, चिकना वाला पार्ट, इस चिकना वाला जो पार्ट है ना, स्मूथ वाला, इसमें वसा बनता है। क्या होता है, वसा होता है, ठीक है। क्या होता है, वसा होता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। जो हमारा रफ वाला एरिया है उसमें क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर को विकसित करता है। किसी कोशिका को विकसित करेगा ना तो प्रोटीन ही कर पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं जिसकी हाइट नहीं बढ़े वो प्रोटीन युक्त खाना खाया करें। और वसा क्या होता है, वसा को अगर हम शुद्ध
हम अपने देहात की भाषा में कहते हैं चर्बी, कहते हैं चर्बी, आप लोग जानते होंगे। जिन लोग का पेट और निकला तो कहते हैं चर्बी आ गया है, यानी कि वसा उसके अंदर ज्यादा है। देखिए हमने अब साफ साफ बना लिया है, केवल इस पे ई आर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही समझाया है। तो इसमें जो रफ वाला एरिया होता है उसको राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है। और जो चिकना एरिया होता है उसको वसा कहते हैं। वसा जो होता है, वसा देखिए महिलाओं के अंदर ज्यादा वसा होता है। वसा जिसके अंदर ज्यादा होगा उसको चोट भी कम लगेगा। जैसे हमारे हाथ की हथेली में ना वसा ज्यादा होता है, इस पे इसलिए चोट मारते हैं तो चोट कम लगता है। वहीं गाल भी मार दे तो छप जाएगा, चोट भी लगता है, झनक जाता है कान। और जिसके अंदर वसा होगा उसको ठंडी भी कम लगेगी, क्योंकि वसा जो होता है ना वो ठंडी को रोकता है। जिस जो मोटा रहता है उसको ठंडी कम लगता है, और जो पतला रहता है उसको ठंडी ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा वसा है। और सामान्यतः महिलाओं के अंदर वसा ज्यादा होता है, इसीलिए उन लोग को ठंडी नहीं लगता है। आप लोगों ने शादी विवाह में देखा होगा, महिलाएं तैयार हो जाएंगी, उसके बाद लहंगा उठाएंगे, उसके बाद चलेंगी, उनको कोई ठंडी नहीं लग रहा है, बिल्कुल बिना स्वेटर के। पति कह रहा है कि अरे स्वेटर पहन लो, बहुत ठंडी लग रहा है। अरे स्वेटर पहनेंगे तो हम झलकाएंगे कैसे, चलने दो, हमको रहने दो, स्वेटर नहीं पहनेंगे हम। तो महिलाओं को ठंडक कम लगता है, इसीलिए इसीलिए वो लोग शादी विवाह में स्वेटर नहीं पहनती हैं, ताकि उनका स्टाइल ना खराब हो जाए, और प्लस ठंडी भी कम लगता है, क्योंकि उनके अंदर वसा ज्यादा होता है। और जिनके अंदर वसा ज्यादा रहेगा उनका शरीर थोड़ा देखने में भारी लगेगा, लेकिन वजन कम रहेगा, क्योंकि ठोस नहीं। जैसे अगर मान लीजिए हम 65 किलो के है ना, आपको ज्यादा मोटे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन अगर 65 किलो की कोई स्त्री रहेगी ना, तो उसका शरीर हमसे दुगना हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर वसा ज्यादा होता है। अगर सामान्यतः अगर 25% वसा महिला में होता है ना, तो 15% ही पुरुषों में होता है, महिलाओं के अंदर ज्यादा होता है। ठीक है वसा। तो आशा करते हैं वसा वसा भी समझ में आया होगा। तो आगे बात कर लेते हैं। अगर ना जरूरत जो कोशिका विभाजन का काम करता है, कोशिका विभाजन का काम, कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम ना, सेंट्रोसोम ही करता है ना कोशिका विभाजन। अगर ना जरूरत से ज्यादा अगर कहीं पर जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन हो गया, यानी कि मान लीजिए हमारा कहीं कट गया, पेट में कहीं पर हमको चोट लगा था, वो कवर हो रहा है, ज्यादा कवर कर रहा है, जैसे करते जा रहा है, बनाते जा रहा है और रुक ही नहीं रहा, तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो गांठ पड़ जाएगा ना पेट में। तो यानी कि जरूरत से ज्यादा भी ठीक नहीं है कोशिका विभाजन, उससे इसी की वजह से हमको कैंसर हो जाता है। ठीक है, कैंसर क्या होता है? जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन से भी हो सकता है, एक कारण ये भी है। ठीक है, तो कैंसर जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन से भी हो सकता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। ठीक है, ये है कोशिका झिल्ली। क्या है कोशिका झिल्ली? कोशिका झिल्ली में क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया था, और क्या था? गाल्जी बॉडी था। गाल्जी बॉडी क्या करता था? ऊर्जा को इधर से उधर करता था। सेंट्रोसोम था जो कि कोशिका विभाजन करता था। ठीक है, सेंट्रोसोम था जो कि कोशिका विभाजन करता था। और जो है एक होता है हमारे अंदर वैकुलर। क्या होता है? वैकुलर। इसका नाम क्या है? वैकुलर। इसका काम होता है ना जल स्टोर करना, जल को एकत्र करना, जल स्टोर करना। ठीक है, वैकुलर का काम क्या होता है? जल स्टोर करना। अगर किसी को जल की जरूरत होती है तो वैकुलर से मिलता है। और एक चीज और होता है, लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। यल से हम लिख रहे हैं लाइसोसोम। हमारे कोशिका झिल्ली के अंदर इतनी सारी चीज होते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम का क्या क्या होता है? मान लीजिए कोई कोशिका मर गया है, तो उस कोशिका को मर गया तो उसको खत्म करना जरूरी है कि नहीं है? तो मरे हुए कोशिका को ये जाता है लाइसोसोम। एक इसके पास रसायन होता है, रसायन का नाम बताते हैं जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम। उसके ऊपर ना यही छिड़क करके उसको खत्म कर देता है। जो लाइसोसोम है उस यही छिड़क करके ना, जल अपघटक एंजाइम इसके पास होता है, यही छिड़क करके उसको खत्म जला देता है, खत्म कर देता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। आशा करते हैं समझ में आया होगा। लाइसोसोम का काम क्या है? छिड़क करके खत्म करना। वैकुलर के पास जल स्टोर होता है। ठीक है, अब हमारे कोशिका के बीच में एक होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? मेन पार्ट यही होता है, कोशिका का दिमाग यही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा कहीं चमड़ा कट गया है, तो चमड़ा कट गया है, जैसे हमारे शरीर में पूरे कोशिका हर जगह है ना, चमड़े वाले चमड़े में भी कोशिका, हड्डी में भी कोशिका, सब जगह कोशिका, आंख में भी कोशिका। तो अगर चमड़ा कट रहा है तो यहाँ पर चमड़ा ही आता है। क्यों चमड़ा ही आता? हड्डी क्यों नहीं आता इस पर? अगर न्यूक्लियस ना होता तब आ सकता था।
न्यूक्लियस के दिमाग में भरा हुआ है कि ये चमड़ा वाला कोशिका यहाँ पर चमड़ा ही बनाना है, ये हड्डी वाला है तो यहाँ पर हड्डी ही बनाना है, ये आंख वाला इसमें आंख का ही कोशिका बनाना है, ठीक है। तो ये दिमाग किसके पास रहता है? न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस देख लीजिए, इसका दिमाग है, यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियस, क्या लिख रहा है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस लिखते हैं और हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक बोलते हैं। देखिए न्यूक्लियस केंद्रक बीच में है ना। आप लोगों ने इमली खाया होगा, इमली का बीज होता है ना, बीज किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है ना। इमली का बीज कैसे होता है? ब्राउन कलर का होता है। तो ब्राउन कलर का होता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस की खोज जो किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। न्यूक्लियस की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। हमने याद करने का तरीका बताया है कि अगर इमली का बीज जो होता है ब्राउन होता है ना, भूरा होता है, तो इसलिए न्यूक्लियस जो बीच में है, तो इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। ऐसा करते समझ में आया होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर ही सारा चीज होता है, ठीक है। न्यूक्लियस कोशिका का दिमाग कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ही ये चीज पता होता है कि यहाँ पर हमको चमड़ा ही बनाना है, यहाँ पर हमको हड्डी ही बनाना है। ये किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, ठीक है। और आगे देखें अगर हम, तो इस पूरे कोशिका झिल्ली में जीव द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है? जीव द्रव्य। पूरे कोशिका झिल्ली में क्या भरा रहता है? जीव द्रव्य, ताकि ये लोग मतलब यहाँ पर नमी बनी रहे, स्लीप बना रहे, इसलिए जीव द्रव्य भरा रहता है, ताकि ये लोग चल फिर सकें, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर क्या भरा रहता है? जीव द्रव्य भरा रहता है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। ऐसे ही अब बायोलॉजी की क्लास आपकी चलती रहेंगी, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर कल की क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।